तो दोस्तों वेलकम एवरीवन डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम की एग्ज़ाम्स चालू होने वाली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ थियरी पोर्शंस ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से मैं अकाउंट्स के तो सम्स डाल ही रही हूँ, जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट सम है आपके टेक्स्ट बुक का। उसके साथ साथ मैं थियरी पार्ट भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप जो है क्लैरिफाई रह सके कि टॉपिक के अंदर दिया क्या है, और जो भी एमसीक्यूज़ आएगा उसको आप अटेंड कर सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर एमसीक्यूज़ के बिना भी जो आपकी एग्ज़ाम हो रही होगी, यानी थियरी एग्ज़ाम्स हो रही होगी, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और उसके बाद डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आज के लिए रेफरेंस मैंने पॉपुलर का लिया है। हर बार मैं BS शाह प्रकाशन ले रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल पॉपुलर की बुक है, इसकी वजह से मैं पॉपुलर से समझा रही हूँ। आपके लिए अगर आप BS शाह से रिफ़र कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा और कंसेप्ट को चल के ही उसको याद कर लीजिएगा, यानी उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिया क्या है। ओके, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी एक ही टाइप का प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर्स बनाते हैं, उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, यानी मोनोपोली नहीं होता, कोई राजा नहीं रहता, सबके सब वज़ीर रहते हैं, ठीक है। और सबको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। और यहाँ पे जो प्राइस ऑलरेडी सेटअप है मार्केट के हिसाब से, वही प्राइस पे सेलर को अपना सामान बेचना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे टोटली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही रहता है। ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला है वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म और सेलर, फिर सेकंड है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर, थर्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट, फोर्थ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फॉर अ फर्म, फिफ्थ परफेक्ट नॉलेज, सिक्स्थ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेवन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। सबसे पहला हम लोग का है वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर। मैंने जैसे पहले ही बोला कि परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसकी वजह से मार्केट में जो प्राइस चल रही है वही प्राइस को सेलर को लेके चलना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से प्राइस नहीं रख सकता। अगर इन केस ऐसा हो गया कि प्राइस उसने अपने मन मर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई रख दिया, तो कोई बायर उसके पास आएगा नहीं सामान खरीदने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें ऐसा भी दिया हुआ है कि जो भी आउटपुट है वो आउटपुट वो जितना बना रहा है उतना ही वो बेच सकता है। अब वो आउटपुट कोई भी सेलर ऐसा हुआ कि उसने आउटपुट इंक्रीज़ कर दिया कि ताकि ज़्यादा बेच सके, लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बायर जो उसके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करता है वही वहाँ पे बाई खरीदने आएगा, बाकी लोग नहीं आ सकते, ठीक है। और सेकंड, अगर सेलर ऐसा सोचा कि हाँ मैंने आउटपुट डिक्रीज़ कर दिया या प्राइस डिक्रीज़ कर दिया तो लोग मेरे पास आएंगे, तो दूसरी तरफ से ये भी हम लोग का एक इकोनॉमी का कंसेप्ट रहता है कि हम लोग को हमेशा जो भी कॉस्ट रहता है उसके ऊपर ही हम लोग को प्राइस रखनी पड़ती है। टोटल कॉस्ट के ऊपर हम नीचे प्राइस नहीं रख सकते, ठीक है। तो सेलर को जो मजबूरन जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है वो मार्केट प्राइस के ऊपर ही उसको अपने सामान को बेचना पड़ेगा। सेकेंड हम लोग का दिया हुआ है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं जिनकी डिमांड्स वो प्रोडक्ट के लिए रहती है। हम लोग ने जैसे पहले ही पढ़ा कि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ही टाइप के प्रोडक्ट बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो बायर अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जो उसको सूटेबल लगे, उसके बजट के अंदर आए, वो वही सामान खरीदता है। अब वो कंपटीशन को देख के नहीं चलता। अगर ऐसा रहेगा कि एक टूथपेस्ट बनाने वाले दो लोग हैं, तो बायर को जो पसंद है वो उससे ही वो टूथपेस्ट खरीदेगा। अब भले उसकी क्वालिटी हो, उसको प्राइस उसका सूटेबल हो, प्राइस हाई होगा तो भी उससे उसको कुछ मैटर नहीं करता। ओके, फिर थर्ड हम लोग का दिया हुआ है होमोजीनियस प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज परफेक्टली मार्केट इज होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल। ईच ऑफ द फर्म्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मेक्स अ प्रोडक्ट विच इज एक्सेप्टेड by the consumer is being perfectly identical or homogeneous with that made by all other firms of the industry. Since each firm produces an identical product, the product can be readily or substitute for each other. Thus, the products are homogeneous in the sense that they are perfectly substitute from the buyer point of view. Hence, the buyers have no specific preference to buy from a particular seller only. This ensures that no firm can change a price even slightly above the ruling market price. Because of it does so, it will lose all its customer.
मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया कि एक टाइप के प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर्स बेचते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी परफेक्ट कंपटीशन रहता है, इसमें हमेशा हम लोग क्या रहता है, एक प्रोडक्ट दूसरे से सब्स्टिट्यूट रहता है। सब्स्टिट्यूट होने की वजह से यहाँ पे बायर को वही प्राइस में अपना सामान बेचना पड़ता है जो ऑलरेडी मार्केट में सेटअप किया हुआ है। अगर वो उससे थोड़ा भी ज़्यादा प्राइस ऊपर इंक्रीज़ करके बेचने की कोशिश किया तो क्या हो जाएगा, उसकी जो कस्टमर्स आ रहे हैं शायद वो भी टूट जाएंगे। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट इफ़ द बायर it is the buyer who decides whether the two products are homogeneous or not. It is only if buyers agrees that various firms are making identical product that the price will be the same. However, if buyer find real or imaginary difference between the product of the different firm, the price is bound to differ, howsoever similar the product really may be. Okay, यहाँ पे डिसाइड कौन करता है कि ये प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट है कि नहीं? तो जो बायर रहता है वही डिसाइड करता है कि जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है कि नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर बायर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी ऐसा लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है और ये मेरा मतलब ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, हेट्रोजीनियस है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट चल रहा है, तो वो उसको अलग ही मानेगा, भले ही वो उसमें कितना भी डिफरेंसेस मैच क्यों ना करे। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में पूरी की पूरी फ्रीडम दी है इंडस्ट्रीज़ को, वो जब आना चाहे वो तब मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, जब जाना चाहे तब वो मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, किसी को कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। जिसको मार्केट में कंटिन्यू करना है, कंपटीशन को कम्पीट करते रहना है तो वो कंटिन्यू करता रहेगा। अगर जिसको मार्केट को छोड़ के जाना है वो छोड़ के जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको रोकेगा नहीं। फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है परफेक्ट नॉलेज। जो भी हम लोग का मार्केट रहता है वो मार्केट के अंदर हम लोग के सेलर्स और बायर्स दोनों को अपने परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सेलर्स को ये नॉलेज होना चाहिए कि कितने प्राइस पे उसको सामान को बेचना है, कौन से टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा, कहाँ से वो अट्रैक्शन होगा। इसकी वजह से अगर सेलर को ये सारी चीज़ों का नॉलेज रहेगा तो उसको बिन मतलब का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सेम चीज़ बायर को भी नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहे हो उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कितना प्राइस उसका हम लोग को पे करना है, वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, उसके कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन है। ये सब चीज़ें अगर बायर्स को रहेगी तो यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रहता है, मैगज़ीन का खर्चा रहता है, वो खर्चा किसी को करना नहीं पड़ता क्योंकि उनको ऑलरेडी नॉलेज रहती है। किसी और से हम लोग को नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बेसिक मतलब आप ये बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका परफेक्ट नॉलेज दोनों को होना चाहिए। फिर सिक्स्थ हम लोग का दिया हुआ है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल होने चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सभी को पता है कि कौन कौन से रहते हैं, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब भी हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन के लिए चलता है तो ये चारों फैक्टर्स जो है वो मोबाइल होने चाहिए। मोबाइल का मतलब जब उन लोग को चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे उन लोग को अलग लेके जाना हो वो अलग लेके जा सकते हैं। लैंड को अगर हम लोग किसी और के लिए यूज़ करना चाहो हम यूज़ कर सकते हैं। लेबर को कोई और कंपनी में सेटअप करना चाहो वो सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके का मोबाइल फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा रहा कि कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट का मतलब वो हिल ही नहीं रहा, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में कुछ काम ही नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। In a perfectly competitive market, all firms are assumed to have equal competitive power. This implies that the element of transport cost difference is ruled out by the assuming that the various firms are so close to each other that there are no transport costs or they are equally far away from the marketplace so that all have to bear equal transport cost. If there is a transport cost difference, then even though they may be supplying identical product, the competitive strength of two firms will not be the same in the economic sense. Okay, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो नील रहता है। नील का मतलब होता है जो भी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन रहता है तो जो भी सामान हम लोग बेच रहे, जो भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट हम लोग एक दूसरे को बेच रहे, तो वो सारे जो फैक्ट्रीज है वो एक दूसरे से साथ में ही होंगे। मतलब वहाँ पे उन लोग कंपनी अपना एक दूसरे के आजू बाजू में बनाए होंगे और वही मार्केट प्लेस पर उन लोग सामान बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेफिनेटली नहीं होगा। अगर वो नहीं रहा तो समझो कोई और कंपनी, सारी कंपनी जो है वो दूर में है लेकिन उन लोग का मार्केट प्लेस एक पर्टिकुलर जगह पे, तो सबकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इक्वल रहेंगे। मतलब जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मार्केट एक इंडस्ट्री एक कर रहा है
उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडस्ट्री बी भी करेगी, उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडस्ट्री सी भी करेगी। तो ये तीनों इक्वली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, इन केस ऐसा हुआ कि कोई भी कंपनी ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहा है और फिर भी वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहा है, तो इकोनॉमिक सेंस में वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं आता, समझे। यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा जितने हम लोग के सप्लायर्स रहते हैं उनका सबका इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हुआ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम लोग का है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। डिमांड कर्व किस तरीके का रहता है? We have seen that under perfect competition, no individual firm by its own action can affect the market price of the product. It has to take the market price as given. It cannot change it or influence it. But at the same time, it is equally true that the firm can sell any number of units at prevailing market price. It has not to lower its price in order to sell additional units. This is because though an individual firm may have increased its output a bit, but even then his output will continue to form a small part of total output. Likewise, if the firm reduces output a bit, it will have no effect of the prevailing market price. In other words, we may say that in perfect competition, if an individual firm increases or decreases output, it has no effect on the market price. जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा सेलर को वही प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है। अब वो अगर वो अपना आउटपुट ज़्यादा बेचना चाहता है और उसकी वजह से वो प्राइस कम कर दिया तो उसको उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जितना प्राइस ऑलरेडी एवरेज रखा हुआ है उतना ही उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, उतने में उसको अपना सामान बेचना पड़ेगा। अब भले ही वो इनपुट आउटपुट को इंक्रीज़ करे, आउटपुट को डिक्रीज़ करे, उससे कम मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितने कस्टमर जोड़ा है उतने ही कस्टमर उससे सामान ले जा सकते हैं। हाँ, एक दो कस्टमर ऐसे हो गए कि उन्होंने अगर उनका प्रोडक्ट नया यूज़ करने की कोशिश की तो हो सकता है उसके पास कस्टमर अट्रैक्ट हो। इसमें हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक ही चीज़ देखी जाती है, क्वालिटी। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी सारे कंपटीटर से अच्छी है तो कोई भी बंदा तुम्हारे पास आके सामान खरीद सकता है, ठीक है। Thus the demand curve of the firm in perfect competition is perfectly elastic. डिमांड कर्व जो रहता है इसका हमेशा इलास्टिक रहता है। इट इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपके यूट्यूब में आपको मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ ये कि किस तरीके से वो डायग्राम बनाते हैं। हमेशा वो पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस से, मतलब जितना एक्स एक्सिस रहेगा उतना ही सीधा सीधा वर्टिकल लाइन रहता है, ठीक है, और उसकी प्राइस भी स्टेबल रहती है। टू बी क्लियर फ्रॉम द फिगर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। और इस तरीके से हम लोग का ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन चलता है। अगर आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ अगर आप दे रहे हो तो आप यही समझना कि एमसीक्यूज़ के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि किस तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है या इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, या ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम्स वगैरह याद करके जाना और उसमें क्या लिखा है बस आप समझ लेना। और अगर जो एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम नहीं दे रहे, जो रेगुलर एग्ज़ाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 11-12 की भी क्लासेस चल रही है, फिर उसके बाद ये चैप्टर्स ये क्वेश्चंस जो है कभी कभार मास्टर्स में भी आता है, तो अगर ऐसे लोग हैं जो इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया, आप बेसिक समझ के बस उसके अंदर आंसर लिख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।